हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या वांगड़। मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराती हूँ। कॉमर्स इज़ माई मेन सब्जेक्ट। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है और मैं आज आपके लिए लाई हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस विद डिटेल सोल्यूशन जो दिसंबर 2025 में आए हैं। वेलकम टू माई चैनल दिव्या वांगड़ यूजीसी नेट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। Let's see. Our first question is, what will be the value of AR? AR की वैल्यू हमें निकालनी है। Elasticity of demand is unit elastic and the value of MR is 5. आइए ऑप्शंस देखते हैं। 2.5, 5, 1, 10। यहाँ हमने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। एलास्टिसिटी का फॉर्मूला है AR अपॉन AR माइनस MR। बिकॉज ऑफ एलास्टिसिटी इज नेगेटिव। एलास्टिसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलास्टिसिटी इज अ elasticity equal to AR upon AR minus MR. Because elasticity is negative, हम elasticity को लिखेंगे -1। यहाँ -1 क्यों लिखा है? यूनिट इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक से मतलब है हमारा यूनिट इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक से मतलब है 1। लेकिन AR और MR की बात हो रही है तो हमारा जो स्लोप है, आइए हम डायग्राम देखते हैं AR और MR का। दिस इज आर AR एंड दिस इज आर MR। जो MR होता है वो AR का दुगना होता है। यहाँ पे हम इसका स्लोप देख सकते हैं। स्लोप इज आर नेगेटिव। तो AR की वैल्यू 2AR की वैल्यू MR के बराबर होगी। गॉट इट? AR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बिकॉज एलास्टिसिटी इज नेगेटिव। -1 इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे। -1 को हम AR माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इक्वल टू AR माइनस 5 इक्वल टू AR माइनस AR प्लस 5 माइनस माइनस 5 हो गया। उसके बाद इक्वल टू AR। तो 5 हमारा इधर ही रह गया है। माइनस का AR अगर AR के इस साइड पे जाएगा तो वो प्लस का AR बन जाएगा। तो AR प्लस AR इक्वल टू 2AR। 5 इक्वल टू 2AR। AR अपॉन 5 अपॉन 2 करा तो AR इक्वल टू 2.5। AR की वैल्यू हमारी आ गई 2.5। अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो कैसे हो सकता है? आइए हम इसके डायग्राम पे चलते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ x, प्राइस ऑफ x, दिस इज आर AR and this is our MR. MR is double of AR. MR जो होता है वो डबल होता है किसका? AR का। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, सॉरी, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 2AR इक्वल टू MR। अगर हमें डायरेक्टली भी फाइंड करना है तो भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि MR अगर हमें 5 दिया हुआ है और हमें ये पता है कि MR जो है वो डबल है। MR जो डबल होता है वो AR का डबल होता है। MR इज डबल ऑफ AR। तो हम MR का हाफ भी कर सकते हैं। अगर हमने MR का हाफ किया तो हमारे पास वैसे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.5। तो our फर्स्ट आंसर इज राइट 2.5। गॉट इट? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ सेलर्स के अकॉर्डिंग हमें मार्केट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है ड्यूपोली, सेकंड ओलिगोपोली, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फोर्थ परफेक्ट कंपटीशन। अब
ड्यूपॉली है तो हमें उससे पता चल रहा है कि ये 2 जने की बात कर रहा है। ऑलिगोपॉली में फ्यू होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े लार्ज होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज सेलर्स होते हैं। आइए हम इसकी डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय a very large number of buyers and sellers dealing in the homogeneous product। जो बहुत लार्ज नंबर में हमारे बायर्स और सेलर्स होते हैं वो हमारे परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फीचर्ड ए लार्ज, देखो परफेक्ट कंपटीशन में हम वेरी लार्ज की बात कर रहे थे, मोनोपोलिस्टिक में हमारे पास आए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग सिमिलर बट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस हो गया जिसमें सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफरिंग करते हैं क्या, सिमिलर बट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, थोड़े डिफरेंट होते हैं। ऑलिगोपोली अ मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय फ्यू सेलर्स टिपिकली मोर देन 2 बट स्मॉल इनफ नंबर ऑफ मेंटेन सिग्निफिकेंट मार्केट इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है, फ्यू सेलर्स होते हैं। ऑलिगोपोली में हमारे पास फ्यू सेलर्स होते हैं, दो नहीं, 2 से ज़्यादा ही होते हैं, तो वो हमारे ऑलिगोपोली में आते हैं। उसके बाद है ड्यूपोली, a specific type of oligopoly consisting of exactly 2 sellers who have dominant control over the market। अब देखिए ड्यूपोली की बात हो रही है, ये एक स्पेसिफिक टाइप है, ऑलिगोपोली का ही स्पेसिफिक टाइप है हमारा ड्यूपोली। तो अब इसमें तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास 2 ही सेलर होंगे। आइए अब हम इसकी क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ड्यूपोली। ड्यूपोली में अभी हमने देखा कि ड्यूपोली में 2 सेलर्स है, ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है। उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स, एंड देन हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्या, सेलर्स। तो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हमें इसे असेंडिंग में देखेंगे, अगर असेंडिंग देखेंगे तो जो सबसे बड़ा है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और डिसेंडिंग में हम सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ड्यूपोली, हमें इसको डिसेंडिंग में करना है ना। उसके बाद ऑलिगोपोली, ए बी, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, डी, ए बी सी डी। इट इज अ थर्ड ऑप्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, थर्ड ऑप्शन ए बी सी डी, दैट इज आवर आंसर, थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इधर हमें थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट दी हुई है और उधर उसके हमें प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। देखिए थ्योरी क्या क्या है, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एज ए रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रोपाउंडर्स दे रखे हैं जोसेफ एस शुम्पिटर, एफ ए वोको, एफ बी हॉले, जे बी क्लार्क। अब जहाँ इनोवेशन थ्योरी आता है, ये तो हम सबको अच्छे से बहुत पता है, जहाँ इनोवेशन थ्योरी आता है वहाँ हमें शुम्पिटर को देखना होता है। तो सी का ऑप्शन तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट। अब हम यहाँ देखते हैं कि सी का फर्स्ट, यहाँ सभी में सी का फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है। उसके बाद रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वो हमें किसने दिया था, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हमें दिया था हॉले ने, एफ बी हॉले ने। उसके बाद है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जे बी क्लार्क ने दिया था। अब ए का थर्ड है ये हमें पता है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अब डायनामिक थ्योरी प्रॉफिट जे बी क्लार्क ने दी है और प्रॉफिट एज ए रेंट एबिलिटी एफ ए वॉकर ने दी है। आइए हम इसकी डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय एफ बी हॉले, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जे बी क्लार्क, इनोवेशन प्रॉफिट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जोसेफ शुम्पिटर एंड रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एफ ए वॉकर।
तो इससे हमारा क्या आंसर बना, देखिए ए का थर्ड है, दैट इज गिवन बाय रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हमें हॉली ने दी थी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जेबी क्लार्क ने दी थी, तो बी का फोर्थ है, तो 2 ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज a production function is given as a q output equal to minus l cube plus 5l square plus 10l, which law production is revealed by the production function। इस प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है? ऑप्शंस देखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आइए हम इसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट फंक्शन q इक्वल टू माइनस एल क्यूब प्लस 5l स्क्वायर प्लस 10l, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? ये पूरा बात हो रही है लेबर की। ओके, रिवील्स द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज अ लो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। दिस लॉ अप्लाई इन शॉर्ट, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, वेयर सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल विच इज लाइकली फिक्स्ड एंड as only labor is varying in this function are held constant, one variable input is increase। इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ही लगता है, ये रिवेल करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब इसको हम, अब ये हमारा क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है कि ये जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बता रहा है। कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि ये हमें कैसे पता चल रहा है? दिस लॉ अप्लाइज इन, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है, दैट इज वेरी इजी। कुछ फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जैसे कि कैपिटल और लेबर, जिसमें कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर, अब आप इसमें देख ही सकते हैं कि लेबर हमारी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, लेबर हमारी वेरिंग है। तो एक वेरिएबल तो कांस्टेंट होता है, बाकी जो होते हैं वो शॉर्ट रन में एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है, बाकी सारे वेरी होते हैं, मतलब वेरी करते रहते हैं। एक फैक्टर हमारा कांस्टेंट होता है और बाकी सारे वेरिंग करते हैं। तो कैपिटल हमारी यहाँ पे फिक्स्ड है, लेबर हमारी वेरिंग है जो चेंज होती रह रही है। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा इसका आंसर होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैक्रो ऑफ बिजनेस। 2 टाइप की इकोनॉमिक्स है हमारे पास, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। हमें यहाँ मैक्रो की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल लेवल पे देखते हैं हम, जैसे हम स्मॉल लेवल पे देखते हैं उसे हम माइक्रो कहते हैं, और जैसे हम बिग या लार्जर लेवल पे देख रहे हैं तो वो हमारी मैक्रो होगी। अब हमारे ऑप्शन पे देखते हैं, कस्टमर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज एंड कॉम्पिटिटर्स। इसमें से हमें मैक्रो बताना है। अब सबसे पहले देखिए कस्टमर हमारे माइक्रो में आता है, क्योंकि हम स्मॉल लेवल पे बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, हमको चाहिए मैक्रो जो कि बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। तो कस्टमर्स तो हमारे स्मॉल लेवल पे होगा, तो कस्टमर्स तो हमारा नहीं आएगा। अगर ए कट हो गया तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया। बी आ रहा है इकोनॉमिक फैक्टर। यस, इकोनॉमिक फैक्टर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो की हमारी होती है। थर्ड है नेचुरल फैक्टर। यस, नेचुरल फैक्टर भी हमारा सही आंसर है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, अब ये भी किसकी बात कर रहा है? ये भी बात कर रहा है मार्केट के अंदर की बातों की, जो कनेक्शन कर रहे हैं, ये भी हमारा स्मॉल लेवल पे ही बात कर रहा है। कॉम्पिटिटर्स, मार्केट के कॉम्पिटिटर्स की बात हो रही है, वो भी बहुत छोटे लेवल पे ही हो रही है। तो बी और सी हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी और सी। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए हम इसकी की कंपोनेंट्स देखते हैं
की कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट की कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकेंड है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, थर्ड सोशल एंड कल्चर फैक्टर, फोर्थ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर। ये सारा जो हमने बात करा है, ये पूरा हमने बात करा है किस पे, बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे हमने करा है ना, इसको लार्जर लेवल पे करी है सारी बात। माइक्रो में छोटे लेवल की बात होती है, मैक्रो में बड़े लेवल की बात होती है। तो बी और सी कैसे हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब नेचुरल, अगर नेचुरली कुछ होता है तो वो एनवायरनमेंट के बेस पे ही होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट पे कुछ होता है तो ये तो हमारा नेचुरल बेस पे होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी एंड सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें बतानी है। इंडिफरेंस कर्व, इसको हम शॉर्ट में आईसी कर्व भी बोलते हैं, है ना, आईसी बोलते हैं ना इसको, इंडिफरेंस कर्व। आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, बिल्कुल सही बात है, डाउनवर्ड टू राइट होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्केव टू ऑरिजिन, नो नो नो, दिस इज आवर रॉन्ग। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, ये देखिए, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। सी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन बी गलत है। आइए हम इसके आगे देखते हैं। अब ए अगर बी रॉन्ग है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन से वैसे ही कट हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखना है हमें कि कौन सा वाला सही है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3। इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, सी भी बिल्कुल सही है, सी भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, ये एक दूसरे को नहीं काटती है, बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, यस टेंजेंट करती है, बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट करती है। ई हायर डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है, जितना बड़ा लेवल का हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, उतनी ही हमें ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आइए हम इसके डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम हम बना रहे हैं, ओके। अब ये कैसा रहता है, ये देखिए, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, कॉन्केव टू ऑरिजिन नहीं होता है। अब ये एक और बन गया, एक और बन गया। अब क्या है, ये IC1 है, IC2 है, IC3 है। अब जितना ज़्यादा हायर होता जाएगा वो हमें हायर सेटिस्फेक्शन देगा। क्या ये एक दूसरे को काट रहा है, नहीं, ये एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अभी किस पर बनता है, ये बनता है हमारा बजट लाइन पे। अगर मान के चलो हमारी बजट लाइन यहाँ है, तो इस बजट लाइन पे ये टच हो रहा है ना, टेंजेंट टच हो रहा है, तो ये एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, देखिए ए ऑप्शन सही है, बी नहीं है, ACDE, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड अ कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। अब क्या मतलब है इसका जो इंडिफरेंस कर्व है उसके जो सारे कॉम्बिनेशन है, दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशंस की बात की जाती है, जो सेम लेवल पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देता है, जिस यूटिलिटी को यूटिलिटी जो कंज्यूमर यूज करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज करता है उस पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर कस्टमर को मिला जा रहा है, कंज्यूमर को मिला जा रहा है, दैट इज आवर इंडिफरेंस कर्व। आइए इसकी क्या की प्रॉपर्टीज है देखते हैं हम। फर्स्ट है डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल सही। सेकंड है कॉन्वेक्स टू हाई ऑरिजिन, बिल्कुल सही। हायर कर्व्स हायर यूटिलिटी, अभी हमने देखा था जितनी ज़्यादा हमारी हायर कर्व होगा उतना ही हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेवर टच द एक्सिस, के एक्सिस को टच करिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिसे हम QX बोलते हैं, इसको हम प्राइस ऑफ एक्स बोलते हैं, प्राइस ऑफ वाई बोलते हैं। तो ये क्या एक्सिस को टच कर रहा है क्या, नहीं, ये एक्सिस के ऊपर रहता है, ये एक्सिस को टच नहीं करता है। उसके बाद है कैन नॉट इंटरसेक्ट, यस, एक दूसरे को काटते भी नहीं है। आइए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइडेंटिफाई द इक्वेशन ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला हमें बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। इसमें ना तो प्लस का साइन आता है, ना डिवाइड का, ना माइनस का, यहाँ आता है मल्टीप्लाई का साइन। आइए इसके डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। हमें डिमांड इक्वेशन दी हुई है, D इक्वल टू 10,000 माइनस पी एंड द सप्लाई इक्वेशन इज गिवन बाय S इक्वल टू 1000 प्लस 4P। द इक्विलिब्रियम प्राइस वुड बी। इक्विलिब्रियम प्राइस हमें इसका निकालना है। आइए हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ऑप्शंस हम इसके पहले देख लेते हैं, 1600, 1800, 1700 एंड 2000। इसके आइए हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सेट सप्लाई इक्वल टू डिमांड। पहले हम सप्लाई को इक्वल के सप्लाई को डिमांड के इक्वल रखेंगे। डिमांड हमें दिया हुआ है 10,000 माइनस पी और सप्लाई हमें दिया हुआ है 1000 प्लस 4P। हमने 10,000 माइनस पी इक्वल टू 1000 प्लस 4P लिखा। 10,000 अब पी वाले को साथ में लिख देंगे तो पी माइनस का पी अगर प्लस 4P के पास जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4P प्लस पी करा तो हमारा 5P आया और 10,000 में से हमने 1000 माइनस करा तो हमारा 9,000 आया। गॉट इट। 9,000 इक्वल टू 5P। P हमारा इधर ही रह जाएगा। 9,000 अपन 5 हमने करा, ये हमारा P आया। तो 5 की टेबल से हमने 9,000 को कट किया तो हमारा 1800 आया। 1800 इज आवर प्राइस इक्विलिब्रियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर क्लास फिनिश। ये हमारी आज के इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, कॉमर्स के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। 2 क्वेश्चन हमें प्रोडक्शन फंक्शन से देखने को मिले हैं। 2 क्वेश्चन हमें प्रोडक्शन फंक्शन से देखने को मिले हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।